नमस्कार, लक्ष्मी हिंदी कहानी संग्रह चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन कैसे, यह राज जानकर आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। मेरा नाम सरिता है। मैं अपने माता पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी और मेरा बचपन एक डरावने सपने से कम नहीं था। मेरी किस्मत ने मेरे साथ एक ऐसा खेल खेला कि मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के बाद भी अपने अतीत को नहीं भूल पा रही थी। मेरे माता पिता कभी नहीं चाहते थे कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो और मैं अपने ही घर में हरदम कैद रहूं। इसीलिए मेरी माँ ने मुझे गांव वालों से छुपाकर मुझे मेरी मौसी के घर भेज दिया था। मेरी मौसी के भी कोई संतान नहीं थी, इसीलिए वह मुझे अपनी सगी औलाद की तरह प्यार करती थी। उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा कर अपने पैरों पर खड़ा कर दिया था। अब मैं मुंबई की एक कंपनी में जॉब कर रही थी। मैं बहुत ही कम बोलती थी। मुझे लोगों से ज्यादा दोस्ती करना पसंद नहीं था। मैं सुबह अपनी जॉब के लिए जाती और शाम को चुपचाप घर वापस आ जाती। घर वापस आने के बाद मेरी मौसी मुझे प्यार से खाना खिलाती और मेरे लिए चाय बनाकर लाती। फिर हम दोनों बैठकर बातें करने लगते और बातें करते करते कब समय निकल जाता हम दोनों को पता ही नहीं चलता था। फिर मेरे मौसा के ऑफिस से घर आने का टाइम हो जाता। वह जब भी ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए कुछ न कुछ जरूर लेकर आते थे। लेकिन मुझे जब भी अपने अतीत की याद आती तो मुझे बहुत घबराहट होती थी। लेकिन मेरी मौसी और मौसा के प्यार ने मुझे अपने अतीत को भूलने पर मजबूर कर दिया था। इसीलिए मैं अपने अतीत को भूलकर आगे बढ़ने लगी थी। एक दिन हमारी कंपनी में एक नए मैनेजर आए। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और स्मार्ट थे। ऑफिस की सारी लड़कियां उनके आगे पीछे घूमती रहती थी, लेकिन वह किसी की तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखते थे। एक दिन मुझे किसी काम से उनके कैबिन में जाना पड़ा। मैंने दरवाजा खटखटाया तो उन्होंने कहा, कौन है, अंदर आ जाओ। मैंने उन्हें बताया कि मेरा नाम सरिता है। आपने मुझे यह फाइल दी थी, लेकिन मुझे इसका पिछला रिकॉर्ड समझ नहीं आ रहा है। क्या आप इसमें मेरी मदद करेंगे? तो उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं आपको सब कुछ समझा देता हूँ। वह फाइल देखकर मुझे काम समझाने लगे, लेकिन मैं उनको देखने लगी। मेरी नज़रें उनके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वह सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने चुटकी बजाकर मुझसे कहा, हेलो सरिता, आप किसके ख्यालों में गुम हो गई हो? मैं अचानक से अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उनसे कहने लगी, जी सर, मुझे सब कुछ समझ आ गया है। आप फिक्र ना करें, मैं सारा काम पूरा कर दूंगी। मेरा दिल तो उस दिन से ही मैनेजर मनोज की मोहब्बत में डूब गया था, पर जैसे ही मुझे अपने अतीत की याद आई तो मैं डर गई थी। मैं अपनी मौसी से हर बात शेयर करती थी, क्योंकि उनके अलावा मेरा कोई और नहीं था। इसीलिए वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी थी। जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो वह मुझे समझाने लगी कि अब तुम्हारी जिंदगी यही है, तुम अपने अतीत को भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। लेकिन मेरे कदम लड़खड़ाने लगते थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। मनोज अब मुझ पर बहुत ज्यादा भरोसा करने लगे थे, क्योंकि मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करती थी। वह कंपनी की हर बात मेरे साथ शेयर करने लगे। एक दिन मैं उनके कैबिन की तरफ जा रही थी तो मैं उन्हें देखकर दंग रह गई। वह शायद कुछ सोच रहे थे और अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे थे। उनको देखकर मेरी नज़र उन पर ही रुक गई और मैं भी मुस्कुराने लगी और सोचने लगी कि काश जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा ही हो। जो मेरे दिल में है वही उनके दिल में भी हो। मैं वहाँ खड़ी खुद से ही बातें कर रही थी। आज मेरी मौसी के यहाँ कुछ मेहमान आ रहे थे। मौसा ने अपने कुछ दोस्तों को बुलाया था, इस वजह से मैं भी आज ऑफिस से जल्दी घर आ गई थी। मैंने आकर देखा तो मेरा मोबाइल मेरे पास नहीं था। मौसी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? मैंने उन्हें बताया कि मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि घर वाले नंबर से एक बार कॉल करके देख लो। मैंने घर के नंबर से कॉल की तो मेरा फोन किसी ने उठाया था और उसकी आवाज़ सुनकर मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा, सर आप? तब मनोज ने बताया कि मैं अपना मोबाइल जल्दी जल्दी में उनके कैबिन में ही छोड़ गई थी। तभी वह कहने लगे कि मैंने तुम्हारा मोबाइल अपने पास रख लिया है, तुम कल ऑफिस आना तो अपना फ़ोन ले लेना। मैंने कहा, ठीक है सर, थैंक यू। वह कहने लगे, इसमें थैंक यू की कौन सी बात है। अगले दिन जब मैं ऑफिस में अपना मोबाइल लेने उनके कैबिन में गई तो उन्होंने मेरे हाथ में मोबाइल के साथ साथ एक कागज भी थमा दिया था। मैं यह देखकर घबरा गई और बिना कुछ कहे जल्दी से उनके कैबिन के बाहर आ गई।
बाहर आने के बाद मैं अपने काम में लग गई और सोचने लगी कि पता नहीं इस कागज में क्या है जो उन्होंने मुझे दिया है। जैसे तैसे शाम हुई और जब मैं ऑफिस से घर आई तो मैं कमरे में आकर वह कागज खोलकर पढ़ने लगी। उसको पढ़ने के बाद मेरे पैरों तले जमीन ही सरक गई, क्योंकि उस कागज में मनोज ने अपने प्यार का इजहार किया था। एक तरफ मुझे खुशी हो रही थी कि जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, मनोज भी मुझे पसंद करते हैं, और दूसरी तरफ मुझे अपने अतीत का डर सता रहा था। तभी मेरी मौसी वहां आ गई। उन्होंने मेरे चेहरे पर परेशानी देखी तो वह मुझसे पूछने लगी कि क्या हुआ सरिता, तुम बहुत परेशान लग रही हो। तो मैंने मौसी को बताया कि मुझे मनोज ने शादी के लिए प्रपोज किया है। तो वह हंसने लगी और कहने लगी कि इतनी सी बात पर तुम इतना क्यों घबरा रही हो। मैंने अपनी लड़खड़ाती हुई जबान से कहा, आपको तो पता है कि मैं शादी नहीं कर सकती। उन्होंने मेरी बात बीच में ही काट दी और कहने लगी, भगवान ने तुम्हारी किस्मत खोल दी है कि इतने अच्छे लड़के का रिश्ता तुम्हारे पास खुद चलकर आया है और तुम इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। मैं तुम्हारे मौसा से बात करूंगी, वह इस रिश्ते के लिए जरूर मान जाएंगे। यह कहकर मौसी वहां से चली गई, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तरफ तो मैं खुद इस बात का इंतजार कर रही थी कि मनोज मुझे प्रपोज करे, और अब जब सब कुछ मेरी सोच के अनुसार हो रहा था तो मेरा दिल मानने को तैयार ही नहीं था। कुछ दिनों बाद मनोज मेरा हाथ मांगने मेरे घर ही आ गए। उन्होंने खुद मेरे मौसा से हमारी शादी की बात की और कहने लगे कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मुझे खुद अपनी शादी की बात करने आना पड़ा, लेकिन मैं मजबूर हूँ क्योंकि मेरे माता पिता यहाँ नहीं रहते, वह गांव में रहते हैं। मौसा और मौसी को तो मनोज इतना पसंद आया कि उन्होंने फौरन शादी के लिए हाँ कर दी थी, लेकिन मेरे दिल में अभी भी कहीं एक डर छुपा हुआ था, जिस वजह से मैंने इस शादी के लिए मना कर दिया। लेकिन मेरी मौसी और मौसा ने मेरी कोई बात नहीं सुनी और मुझे समझाकर इस रिश्ते के लिए तैयार कर लिया। अब घर में शादी की शहनाइयां बजनी शुरू हो गई थी, लेकिन मेरा दिल अभी भी कांप रहा था। मैं सोच रही थी कि कहीं मेरा अतीत मनोज के सामने ना आ जाए। खैर, मैं भी शादी के रस्मों रिवाज में कहीं खो गई थी और अपनी मोहब्बत को अपनी किस्मत में लिखा मानकर सब कुछ भूल गई। मनोज की मोहब्बत ने मेरे अतीत को भुला दिया था। हमारी शादी की तारीख तय हो गई। मेरी और मनोज की इस तरह से अचानक शादी हो जाएगी यह मैंने कभी नहीं सोचा था। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया और मैं दुल्हन बनकर मनोज के साथ उसके घर आ गई। लेकिन कुछ जरूरी काम से मनोज के माता पिता मेरे आने से पहले ही गांव चले गए थे। यहाँ सब कुछ मेरे सपने जैसा था। इतने बड़े घर की मैं अकेली मालकिन थी। घर की जिम्मेदारियां मुझ पर ही थी। अब मुझे मनोज के घर को संभालना था। मनोज भी मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। शादी की रात ही मैंने मनोज से एक वादा लिया था और मनोज ने भी अपनी सच्ची मोहब्बत के साथ ही आखिरी दम तक इस वादे को निभाने का फैसला किया था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी जिंदगी में एक ऐसा भी मोड़ आएगा कि मनोज और मेरी मोहब्बत एक दिन कमजोर पड़ जाएगी। मनोज और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। एक रात हम खाना खा रहे थे, तभी मुझे मनोज ने बताया कि मुझे कंपनी की तरफ से 3 महीने की छुट्टी मिली है। हम कहीं घूमने चलते हैं, बताओ तुम कहाँ चलना पसंद करोगी। यह बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने कहा, मनोज आप सच कह रहे हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ बिल्कुल। मैंने कहा, तो ठीक है, फिर हम आपके माता पिता के पास ही चलते हैं। आज तक मैं उनसे नहीं मिली। यह बात सुनकर मनोज बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगे कि तुमने तो मेरा दिल ही जीत लिया। उन्होंने मुझे बताया कि वह गांव में रहते हैं और वह बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, इसीलिए उन्होंने बचपन में ही मुझे पढ़ने के लिए मुंबई भेज दिया था। मुझे भी बहुत समय हो गया उनसे मिले हुए, लेकिन मेरी फोन पर उनसे रोज बात होती है। अब वह हम दोनों को देखकर और भी खुश हो जाएंगे। मैंने पैकिंग करनी शुरू कर दी और मनोज ने ट्रेन की टिकट भी बुक कर ली थी। अगले दिन जब मैं उठी तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला तो बाहर एक आदमी खड़ा था। उसने मुझसे कहा कि यह टिकट है जो मनोज सर ने भेजी है। मैंने उनसे टिकट ली और अंदर आ गई। जब मैंने वह टिकट देखी तो मैं दंग रह गई। मैं बहुत ज्यादा घबराने लगी। तभी मनोज भी घर आ गए। वह मुझे देखकर बोले कि सरिता कहाँ गुम हो गई हो, सब ठीक तो है ना। मैंने उनसे
कहा कि हाँ, सब कुछ ठीक है। मैंने अपने चेहरे से पसीना साफ किया और उनसे बोली, मनोज, हम कुछ दिन बाद नहीं चल सकते? अभी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मनोज मेरे लिए परेशान होने लगे और मुझसे कहने लगे कि चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैंने कहा कि नहीं, बस थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। 1-2 दिन आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मनोज ने मेरे लिए चाय बनाई और मुझे दवाई दी। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने लगी। मैं सोच में पड़ गई थी। मेरे दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैंने अपनी मौसी का नंबर लगाया तो उनका नंबर नहीं लग रहा था। अब मैं और ज्यादा परेशान हो गई थी कि अब मैं मनोज को कैसे मनाऊंगी। आखिर मैंने ही उससे कहा था कि हम तुम्हारे माता पिता से मिलने चलेंगे। फिर मैंने सोचा कि हो सकता है जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा कुछ ना हो, यह मेरा वहम हो। मैंने जाने के लिए फिर से पैकिंग शुरू कर दी। मनोज बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन मेरा दिल बहुत ज्यादा परेशान था। मैं नहीं जानती थी कि अब मेरा यह सफर कहाँ खत्म होगा। जैसे ही ट्रेन रुकी और हम ट्रेन से उतरे तो मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मुझे चक्कर आने लगे। मनोज ने मुझे संभाला और वहीं स्टेशन पर ही बैठा दिया। उन्होंने मुझे जूस वगैरह पिलाया और कहने लगे, तुम्हारी वाकई में तबीयत ठीक नहीं लग रही है। मुझे तुम्हारी बात मान लेनी चाहिए थी और कुछ दिन वहीं रुक जाना चाहिए था, लेकिन फिर मुझे छुट्टी नहीं मिल पाती। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैंने बहुत ही मुश्किल से खुद को समझाया और मनोज के साथ गांव की तरफ चलने लगी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, मानो जैसे मेरे पैर आगे बढ़ने को तैयार ही नहीं थे। जैसे तैसे हम मनोज के घर पहुंचे तो मेरा दिल बहुत ही ज्यादा बेचैन हो रहा था। हम जैसे ही उनके घर के दरवाजे पर पहुंचे तो डर की वजह से मेरे पसीने छूटने लगे थे। पता नहीं मेरी किस्मत मेरे साथ क्या खेल खेल रही थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही घर का दरवाजा खुला तो मेरे होश ही उड़ गए थे। अंदर एक बूढ़ा आदमी था जो कि मनोज के पिताजी थे। मैंने जल्दी से अपना चेहरा कवर किया और खांसने का नाटक करने लगी। मनोज ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ। मैंने कहा, कुछ नहीं, मुझे बचपन से ही धूल मिट्टी से एलर्जी है और यहाँ गांव में धूल मिट्टी तो वैसे भी बहुत होती है, इसीलिए मुझे यहाँ अपना फेस कवर करके ही रहना पड़ेगा। मनोज बोले, चलो ठीक है, अंदर आओ। मनोज अपने पिता से मिलकर बहुत ही खुश थे। उन्होंने अपने पापा को गले लगाया और उनसे प्यार करने लगे। अंदर एक बूढ़ी औरत थी जो कि मनोज की माँ थी। उनको देखकर मैं और ज्यादा परेशान हो गई। मैंने अपना चेहरा और अच्छे से ढक लिया। मनोज ने सबको मेरी एलर्जी के बारे में बता दिया। मनोज की बहन मुझे घूर घूर कर देख रही थी और मुझसे अजीब तरीके से कहने लगी कि लगता है भाभी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए वह हम लोगों को अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती। इस बात पर सब लोग हंसने लगे। फिर वह कहने लगी कि मैं तो मजाक कर रही थी। फिर हम सब लोगों ने मिलकर साथ में खाना खाया। मनोज भी बहुत सालों बाद अपने घर वालों से मिलकर बहुत खुश थे, लेकिन मैं घबराई और सहमी हुई थी। खाने की टेबल पर सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे। इतने में ही मनोज ने पूछा कि अभिषेक कहाँ है? जब से मैं आया हूँ वह कहीं नजर नहीं आ रहा। यह सुनकर मुझे और जोर का सदमा लगा और मेरे हाथ से खाने की प्लेट ही छूट गई। मुझे देखते ही मनोज की बहन बोली, लगता है भाभी अपने देवर का नाम सुनकर चौंक गई। मनोज की माँ कहने लगी, बस भी करो, जब से तुम्हारी भाभी आई है तुम तो उसके पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई हो। वह कहने लगी कि माँ, मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। मनोज के पिता ने बताया कि अभिषेक कुछ काम से गांव से बाहर गया है और उसने भी शादी कर ली है। कुछ दिन में वापस आ जाएगा। अपनी पत्नी को भी साथ में ही लेकर गया है ताकि वह भी थोड़ा बहुत घूम ले। खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई और अपने चेहरे से अपना मास्क हटा दिया और अपने आप को आईने में देखने लगी। मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे थे। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। इतनी देर में किसी ने मेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया। मैंने जल्दी से अपना मास्क लगा लिया। दरवाजे पर मनोज थे। वह मुझे अपने घर वालों के बारे में बताने लगे। पता नहीं मेरी किस्मत में आगे क्या लिखा था। मैं उनको कुछ बता भी नहीं सकती थी क्योंकि मैं मनोज को खोने से डरती थी। मैं सोच रही थी कि मनोज सच जानने के बाद कहीं मुझे छोड़ न दे। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी और सबको खांस कर दिखाया करती थी ताकि वह मेरा चेहरा देखने की जिद ना करें। अभिषेक भी आज घर वापस आने वाला था। यही सोच सोचकर मेरा दिल घबरा रहा था। मैं सदमे में थी, अपने डरावने अतीत के बारे में सोच रही थी। मैं दिल ही दिल में बहुत ज्यादा उलझन में पड़ी थी। लेकिन जब से मैं इस घर में आई थी मुझे मेरी ननद का बर्ताव बहुत अजीब लग रहा था। वह हमेशा मुझसे कुछ न कुछ कहती रहती और फिर मजाक का बहाना करके बात टाल देती। जब अभिषेक के आने का
समय हुआ तो मैं सर दर्द का बहाना बनाकर अपने कमरे में कंबल ओढ़कर लेट गई। सब लोग बहुत खुश थे। अभिषेक और उसकी पत्नी घर आ गए थे। वह सबसे मिले। मनोज ने उन्हें मेरे बारे में बताया तो अभिषेक और उसकी पत्नी मेरे कमरे में आ गए, लेकिन मैं कंबल ओढ़े लेटी रही और सोने का नाटक करने लगी। मनोज ने कहा कि इसकी तबीयत खराब है, मैं कल ही इसे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगा। अभिषेक ने कहा कि कोई बात नहीं, आप भाभी को आराम करने दो, हम भाभी से बाद में मिलेंगे। जैसे तैसे मैं अपना चेहरा ढककर यहाँ रह रही थी, लेकिन अभिषेक के सामने आने से मुझे डर लगता था। जब वह घर में नहीं होता तो मैं अपना फेस कवर करके घर वालों के साथ रहती थी, लेकिन उसके आने से पहले ही मैं अपने कमरे में चली आती थी। एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी अपनी जिंदगी के भयानक अतीत के बारे में सोच रही थी, और दूसरी तरफ मैं सोच रही थी कि अभिषेक की बीबी कितनी खूबसूरत है। तभी अचानक मेरी ननद मेरे कमरे में आ गई। मैंने जल्दी से अपना चेहरा छुपाया और खांसने लगी तो वह कहने लगी कि आपको डर है कि अभिषेक भाई की पत्नी आपसे ज्यादा खूबसूरत है, इसीलिए शायद आप अपना चेहरा नहीं दिखाती। पता नहीं वह मुझसे इस तरीके से बात क्यों करती थी। मैंने उससे कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ दिन में मेरी दवाई का कोर्स खत्म हो जाएगा और मेरी एलर्जी भी खत्म हो जाएगी, फिर मैं अपना चेहरा ढकना बंद कर दूंगी। फिलहाल तो मैंने उसे यह बात बता दी थी, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया था। मैं सोच रही थी कि उसे मेरी सच्चाई तो पता नहीं चल गई, तभी वह मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। तभी मनोज कमरे में आए और मुझसे पूछने लगे कि अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने कहा ठीक है, बस कुछ दिन की और बात है, फिर यह एलर्जी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मनोज मुझे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, इसीलिए वह मेरी हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करते थे। एक दिन मनोज मुझसे कहने लगे कि अभिषेक मुझसे शिकायत कर रहा था और कह रहा था कि तुम बहुत अजीब आदमी हो, अपनी पत्नी को अपने भाई से अभी तक नहीं मिलवाया। उनकी यह बात सुनकर तो मैं और ज्यादा डरने लगी थी। मनोज के कमरे से बाहर जाते ही मैंने तुरंत अपनी मौसी का नंबर लगाया, लेकिन उनका नंबर अभी नहीं लग रहा था और मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। मेरे अतीत का राज इस तरह अचानक मेरे सामने आ जाना, किस्मत का यह कौन सा खेल था, मेरी समझ नहीं आ रहा था। मैं अपने घर वालों से छुपकर रह रही थी और अभिषेक के सामने आने का सोचकर तो मैं अपनी घबराहट को संभाल ही नहीं पाती थी और मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। मैं नहीं जानती थी कि मेरी किस्मत ने क्यों मुझे फिर से यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। और दूसरी तरफ मेरी ननद मेरे पीछे हाथ धोकर ही पड़ गई थी, मुझसे अजीब अजीब सवाल करती रहती। शायद वह मेरी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। एक दिन अभिषेक ने मेरा दरवाजा खटखटाया और मुझसे कहने लगा कि भाभी मैं अंदर आ जाऊं। मैं एकदम से घबरा गई और सोचने लगी कि पता नहीं अब मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं जल्दी से पीछे वाले दरवाजे से बाहर आ गई। मैंने मनोज से फोन करके कह दिया कि मैं डॉक्टर के पास आई हूँ। आज तो मैंने जैसे तैसे करके खुद को बचा लिया था, अब मुझे कैसे भी करके इस घर से दूर जाना था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरा अतीत मेरी आने वाली जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है। अब मैं गुमसुम सी हो गई थी। मैं मनोज से कहती थी कि प्लीज यहाँ से वापस मुंबई चलो, यहाँ मेरा दम घुटने लगा है और यहाँ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, मेरा दिल नहीं लगता। एक दिन अचानक ही मेरे सामने अभिषेक आ गया। वह मुझे देखते ही घूरने लगा, लेकिन मैंने अपना चेहरा तुरंत ढक लिया। वह मुझे ऐसे ही देखता रहा। फिर उसने मेरी तबीयत का पूछा, मैंने बस हाँ में सर हिला दिया। वह भी वहां से बिना कुछ कहे चला गया। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और मनोज को बिना कुछ बताए वहां से जाने लगी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची तो मेरी ननद ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले लिया। घर के बाकी लोग भी मुझे ऐसे देख रहे थे कि जैसे मैं एक मुजरिम हूँ। मेरी ननद कहने लगी, मेरे दोनों भाइयों की एक ही दुल्हन होने की क्या वजह थी, यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं चीख पड़ी और कहने लगी कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यह झूठ बोल रही हैं। मनोज ने मेरे मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया तो मैं रोने लगी, क्योंकि किस्मत के हाथों में मजबूर थी, क्योंकि अब मेरा सच सबके सामने आने वाला था। मैं सिसकियों के साथ रोने लगी और मैंने अपने चेहरे से मास्क हटा दिया। मैं अभिषेक की तरफ देखने लगी। मैं सोच रही थी कि अभिषेक मेरी सफाई में सबको सच बताएगा, लेकिन उसकी झुकी हुई नजर देखकर मैं समझ गई थी, क्योंकि उसका झुका हुआ सर और उसकी झुकी हुई नजरें इस बात की गवाह थी कि सारा कसूर उसका ही है। फिर मैंने अपने जीवन का वह काला सच बताना शुरू किया। मैंने मनोज को बताया कि मेरी शादी बचपन में अभिषेक के साथ हुई थी, क्योंकि गांव
वाले बच्चों की बचपन में ही शादियां कर देते हैं और बच्चे बड़े होकर इस शादी को मानने से इनकार कर देते हैं। ऐसा ही आपके भाई अभिषेक ने किया। इन्होंने मुझसे शादी करके पढ़ने के बहाने शहर चले गए और मैं इनकी यहाँ रास्ता देखती रही, लेकिन यह लौटकर नहीं आए और यहाँ मेरे सास ससुर और ननद मुझ पर जुल्म किए जा रहे थे। ससुराल में रहते रहते मुझे 2 साल हो गए। जब यह वापस नहीं आए तो गांव वालों ने और आपके घर वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। इन लोगों ने मुझे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। इसीलिए मैं अपनी माँ के घर चली गई थी, लेकिन गांव वाले मुझे वहां भी शांति से जीने नहीं दे रहे थे। इसीलिए मेरी माँ ने एक दिन रात के वक्त मुझे सबसे छुपा कर मेरी मौसी के घर भेज दिया और उन्होंने भेजने से पहले मुझसे एक वादा किया कि मैं इस अतीत को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ूंगी। फिर कुछ दिन बाद अभिषेक ने डिवोर्स पेपर मेरे घर पर भिजवाए थे, जो मेरे पापा मौसी के घर लेकर आए थे मुझसे साइन करवाने के लिए। फिर अभिषेक ने कहा कि हाँ भाई, अब यह मेरी पत्नी नहीं है, अब यह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पत्नी है। मैंने कहा इसीलिए मैंने यह सच आपको नहीं बताया था। मनोज ने कहा आपके गुनाहगार मेरे घर वाले हैं, लेकिन मेरी गुनाहगार सिर्फ तुम हो, क्योंकि मैंने तुमसे सच्ची मोहब्बत की थी और तुमने मुझे धोखा दिया। तुम यह सारी बातें मुझे पहले भी बता सकती थी, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम धोखेबाज हो। यह सब सुनने के बाद मैं बहुत ज्यादा परेशान हो गई और घबराहट की वजह से मैं बेहोश हो गई। मनोज मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बताया कि यह प्रेग्नेंट है। आपको इनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि यह बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी हैं। इसी खुशी के साथ मैंने अपने घर वालों को भी माफ कर दिया था और मनोज ने भी मुझे माफ कर दिया, क्योंकि इन सब में मेरा कोई कसूर नहीं था। कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। अपने अतीत को भूलकर हमने अपनी जिंदगी नए तरीके से शुरू कर दी थी और अब हम दोनों अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।